मैं सोने के लिए बिस्तर पर जाने ही लगी थी कि भाभी अपना जोड़ा लिए मेरे पास आ गई, कहने लगे, मोमना उसे पहन लो। भाभी की बात सुनकर मैं मुस्कुरा दी और भाभी का वो जोड़ा पकड़ लिया। दरअसल भाभी का जोड़ा बहुत ही नर्म और मुलायम और ढेला ढाला सा था और मुझे सूते वक्त ऐसे ही कपड़े पहनना पसंद थे और मैं वो पहनकर सुकून से सो जाती। मैं खुद नौकरी पेशा लड़की थी, उसी लिए मेरे सारे कपड़े बहुत डिजाइनिंग वाले और फटंग के होते थे, जिनमें सोना बहुत ही मुश्किल काम था। भाभी मेरी भाभी बाद में थी और सहेली पहले, उसी लिए वो मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखती थी। अब भी मैंने भाभी का दिया हुआ वो ढेला ढाला लिबास पहना और अपने बस्तर पर जाकर लेट गई। मुझे मुकम्मल अंधेरा करके सोने की आदत थी, उसी लिए मैं कमरे में अंधेरा कर चुकी थी। दर्द की एक तेज लहर मेरी कमर में उठी थी। रोजाना सुबह से लेकर शाम तक नौकरी करना और फिर घर आकर भाभी के साथ घर के काम काज करवाना कोई आसान काम नहीं था। अक्सर ही मेरी कमर में दर्द रहता था और अब भी बस्तर पर लेटते ही ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरी कमर पर कोई जोरदार चोट लगा दी हो। रोजाना के मुकाबले में दर्द ज्यादा था, लेकिन फिर भी जैसे ती से मुझे नींद लग गई और फिर जब आधी रात को मेरी आंख खुली तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं बिस्तर पर तन्हा नहीं थी, बल्कि मेरा भाई मेरे दोनों पैरों के दरमियान बैठा। मेरा नाम मोमना है। मेरे वालिदैन बहुत पहले गुजर गए थे। मैं अपने भाई के साथ रहती थी, इसीलिए जब मेरे भाई की शादी का वक्त आया तो मुझे बहुत ज्यादा फिक्र सताने लगी कि अगर कोई बाहर की लड़की हमारे घर आएगी तो वो मेरे भाई को मुझसे दौर कर देगी, फिर मेरा क्या होगा। मुझे लगता था कि अगर मेरी भाभी ने मेरे भाई को उतने ही अपने काबू में कर लिया तो मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी और यही होगा। सोचते सोचते एक दिन मुझे ख्याल आया कि क्यों ना मैं किसी ऐसी लड़की से अपने भाई की शादी करवाऊं जो मेरे लिए गैर ना हो, बल्कि वो मुझसे पहले से ही बहुत मोहब्बत हो करती हो। ये ख्याल उते ही मेरा जहन सीधे अपनी दोस्त शमाइला की तरफ चला गया। वो ना सिर्फ खूबसूरत थी बल्कि काफी सलीका शिहार भी थी। उसे सलाई का हुनर भी उता था और वो मुझसे बहुत मोहब्बत भी करती थी। मेरी नज़र से देखा जाता तो वो एक बेहतरीन भाभी साबित हो सकती थी। मेरी दोस्ती सिर्फ शमाइला से ही नहीं थी, बल्कि उसके घर वालों से भी मेरे बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। इसीलिए मैंने अपने भाई से शमाइला के हवाले से बात की तो भाई ने हैरत से मुझे देखा और कहने लगे कि ये तुम्हें अचानक शमाइला का ख्याल क्यों आ गया। मैंने सारे खदशात भाई के सामने बयान कर दिए कि मुझे लगता है कि भाभी आएगी तो भाई बदल जाएगा। मेरी बात सुनकर भाई जोर जोर से हंसे और कहने लगे कि अगर ऐसी बात है तो ठीक है, तुम्हें जो लड़की मुनासिब लगती है तुम उससे मेरा रिश्ता करवा दो, लेकिन याद रखना कि मैं कभी तुम्हारे साथ नहीं बदलूंगा। माँ बाप के जाने के बाद जिस तरह मैंने तुम्हें सीने से लगा कर रखा है, आइंदा भी तुम्हें इसी तरह अपने सीने से लगा कर रखूंगा। और फिर भाई के इजाजत देते ही मैं शाम को शमाइला के घर पहुंच गई। मेरे सर पर किसी बड़े का साया नहीं था, उसीलिए ये मुश्किल काम मुझे खुद ही करना था। और फिर मैंने शमाइला से पूछे बगैर ही डायरेक्ट शमाइला की अम्मी से बात की। मेरी और शमाइला की दोस्ती को काफी साल गुजर चुके थे। उसकी अम्मी मेरे भाई को भी पहचानती थी, क्योंकि भाई अक्सर ही मुझे शमाइला के घर लेने और छोड़ने के लिए जाते थे। वो कहने लगे कि बेटी मैं शमाइला के अबा से बात करूंगी और फिर शमाइला की मर्जी जानकर ही हामी भरूंगी। लेकिन शमाइला की अम्मी के चेहरे की चमक बता रही थी कि उन्हें इस रिश्ते पर कोई एतराज नहीं। फिर मैंने जब शमाइला को इस बारे में बताया तो वो उछल पड़ी और गुस्से में कहने लगी कि पहले तुम मुझसे तो बात करते, तुमने तो सीधे मेरी उम्मा से ही बात कर ली। पता नहीं तुम्हारा भाई मुझे पसंद करेगा या नहीं। ऐसा ना हो तुम्हारे भाई की जिंदगी में कोई और लड़की मौजूद हो। शमाइला बहुत अजीब और गरीब सी बातें करने लगी। उसकी बातें सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने उससे कहा कि मैं भाई से पूछकर यहाँ आई हूँ, तुम फिक्र ना करो। एक दफा तुम मेरी भाभी बन जाओ तो फिर तुम मेरे घर में राज करोगी। हम दोनों सहेलियां मिलकर खूब मजे करेंगे। मेरी बात सुनकर वो धीरे से मुस्कुरा दी। फिर 2 दिन गुजरे तो शमाइला की अम्मी का फोन आया और वो कहने लगी कि हमें इस रिश्ते पर कोई आतराज नहीं है। मेरी तो खुशी की अंतहा न रही। मेरी पक्की सहेली मेरी भाभी बनने जा रही थी, उससे ज्यादा अच्छी और बात किया हो सकती थी। और फिर जब हम शमाइला के घर बाकायदा रस्म के लिए गए तो मैं और मेरा भाई बस हम दोनों ही थे। मैंने शमाइला को दोपट्टा पहनाया, मिठाई खिलाई तो उसके चेहरे पर कुछ खास खुशी नहीं थी। मैंने धैर्य से उससे पूछा कि क्या हुआ, तुम खुश नहीं हो? तो उसने दब्बे दब्बे लहजे में कहा कि मैं उसी मोहल्ले में शादी होकर जाना नहीं चाहती, मुझे कहीं अच्छी जगह शादी होकर जाना था, लेकिन तुम्हारी वजह से अब मैं उसी पुराने मोहल्ले में रह जाऊंगी। उसकी बात सुनकर मुझे हंसी आ गई। मैंने कहा ठीक है, अगर तुम कहोगी तो हम किसी बड़े मोहल्ले में शिफ्ट हो जाएंगे, इसमें इतना बड़ा मना बनाने की क्या बात है। मेरी बात सुनकर शमाइला का मिजाज बिल्कुल ठीक हो गया और फिर वो मेरे साथ नॉर्मल हो गई। हम दोनों ने खूब एंजॉय किया
और रस्म भी अच्छी तरह निमट गई भाई कि मैंने तन्हाई में मुलाकात भी करवाई थी। शमाइला इतनी खूबसूरत थी कि भाई को इस रिश्ते पर बिल्कुल भी एतराज नहीं हुआ था। फिर हमने जल्दी शादी की बात की तो भी शमाइला के घर वालों ने मना नहीं किया, बल्कि महीने भर बाद की ही शादी की तारीख भी दे दी। ये एक महीना बहुत तेजी से गुजर गया। मैंने कुछ अपनी नौकरी से छुट्टियां ले ली थी, कुछ भाई ने, और फिर हम दोनों ने मिलकर शॉपिंग भी कर ली थी। हम ज्यादातर शॉपिंग पर शमाइला को भी साथ ले जाते। शमाइला की पसंद काफी महंगी थी, वो हर महंगी चीज पर हाथ रखती। भाई तो उसकी पसंद देखकर परेशान होते, लेकिन मैं कहती कि तसल्ली रखे, मैं इतने सालों से नौकरी कर रही थी, मेरे पास अच्छे खासे पैसे थे, फिर हमारे घर के हालात भी ठीक ठाक ही थे, हमें फाइनेंशियली कुछ इतने प्रॉब्लम नहीं थे। इसीलिए मैंने भाई से कहा कि जो शमाइला की पसंद है हम उसे वही दिलाएंगे। और फिर शमाइला ने अपने लिए महंगी तरीन शॉपिंग की और एक खूबसूरत दुल्हन का रूप धार कर भी हमारे घर चली आई। उसके होने से मुझे लगा कि मेरा घर मुकम्मल हो गया है। बहुत अरसे से मैं अपने आप को तन्हा महसूस करती थी। मुझे किसी औरत का साथ चाहिए था जो शमाइला के रूप में मिल गया था। लेकिन शादी के कुछ अरसे बाद ही मुझे एहसास हुआ कि शमाइला वैसी नहीं है जैसा मैं उसे समझती थी। एक दोस्त होना अलग होता है और एक भाभी होना अलग। वो छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती। अगर भाई जरा भी उसकी परवाह न करते तो वो लड़ाई झगड़ों पर उतरती और फिर मेरे समझाने पर खामोश होती। शादी को 15 दिन गुजरे तो उसने ये कहकर सुलाई का काम शुरू कर दिया कि भाई उसे ज्यादा खर्चे के पैसे नहीं देते। ये बात मेरे लिए बहुत हैरानकुन थी, क्योंकि भाई मेरे सामने उसकी हर फरमाइश पूरी करते थे, लेकिन फिर भी उसने जबरदस्ती सिलाई मशीन घसीट ली थी। मैं खुद भी नौकरी करती थी, भाई भी नौकरी करते थे, उसी लिए हम नहीं चाहते थे कि भाभी इस झंबीले में पड़े वो घर संभालती। हमारे लिए यही बहुत था। लेकिन शमाइला ने न सिर्फ सिलाई शुरू की, बल्कि वो हर वक्त सिलाई मशीन से ही चिपक गई। मैं नौकरी से वापस होती तो भी घर का सारा काम पहले की तरह मैं अकेले ही करती। भाई मुझे देखते तो गुस्सा करते और कहते कि तुम घर के काम काज न किया करो, लेकिन मैं शमाइला को नाराज नहीं करना चाहती थी, इसीलिए घर के काम काज खुद ही कर लिया करती थी। फिर एक दिन भाई कहने लगे, मोमना तुम नौकरी छोड़ दो, तुम पर बहुत बोझ पड़ गया है। लेकिन मैंने नौकरी छोड़ने के लिए साफ इनकार कर दिया। दरअसल मैंने बहुत मेहनत से डिग्री हासिल की थी और अब मैं उसका इस्तेमाल करना चाहती थी। मैं ये नौकरी अपने मुस्तकबल को आगे बढ़ाने के लिए कर रही थी। मेरा तो अपनी शादी के बाद भी नौकरी छोड़ने का कोई इरादा नहीं था। मैं जिस दफ्तर में काम करती थी वहीं एक लड़के को पसंद भी करती थी और उससे भी मैंने पहले ही कह दिया था कि मैं शादी के बाद भी नौकरी नहीं छोड़ूंगी। इसीलिए मैंने खामोशी से घरदारी भी संभाल ली और नौकरी भी, जबकि भाभी ने सिलाई मशीन को ही अपना मस्कन बना लिया। मैं तो अब शमाइला को भाभी ही कहने लगी थी, क्योंकि शमाइला का कहना था कि मुझे भाभी कहा करो। कभी कभी मुझे अजीब लगता था कि वो मेरी दोस्त से भाभी बन गई थी और मेरे साथ भाभियों जैसा ही सलूक करने लगी थी। लेकिन फिर मैं सोचती कि शायद मैं ही उस बात को ज्यादा महसूस कर रही हूँ, क्योंकि वो मुझसे बहुत मोहब्बत से पेश होती, मेरा ख्याल रखने की कोशिश करती और सबसे बढ़ करके मेरी तन्हाई खत्म हो गई थी। मैं जब कामों से फारिग होती तो भाभी की सिलाई मशीन के पास बैठकर ही उनसे दिल की बातें करने लगती। ऐसे ही भाभी की शादी को 3-4 महीने गुजर गए। फिर एक दिन मैं घर में दाखिल हुई तो भाई और भाभी के दरमियान किसी बात पर बहस चल रही थी। मैंने जानना चाहा कि क्या बात है, लेकिन भाभी खामोश हो गई और फिर मुझसे कहने लगी कि मोमना बरा ना मानना, लेकिन मियाँ बीवी की भी कुछ जाती बातें होती हैं। तुम मेरी दोस्त सही, लेकिन मैं हर बात तुम्हें नहीं बता सकती। भाभी की ये बात सुनकर मैं खामोश हो गई थी, क्योंकि वो शायद ठीक ही कह रही थी। मगर इस रात भाभी का मूड खुद ब खुद बहुत अच्छा हो गया। मैं सोने के लिए जाने लगी तो भाभी अपनी ढेली डाली कमीज लेकर मेरे पास आई और कहने लगी, तुम क्या इतने चस्त कपड़े पहनकर सूती हो? तुम्हें मेरी इस शर्ट का कपड़ा बहुत पसंद है ना? ये नर्म और मुलायम भी है, तुम ये पहन लो और अपनी ये शर्ट मुझे दे दो, मैं धोकर डाल देती हूँ। भाभी की बात सुनकर मैं खुश हुई कि उन्हें मेरा ख्याल है। फिर है मैंने उनका ढेला डाला सा शर्ट पहना और अपनी शर्ट उतार कर उनके हवाले कर दी। वो मेरी शर्ट लेकर ये कहकर चली गई कि मैं उसे धोकर सिखा दूंगी, अब तुम सुकून से सो जाओ। और मैं थकी हारी सोने के लिए लेट गई। लेकिन अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरे लिए बस्तर से खड़ा होना मुश्किल हो गया। मेरी कमर में शदीद तकलीफ हो रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे पैरों से जान निकल गई। बस्तर का हाल भी कुछ अजीब सा था। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और वॉशरूम में गई, फिर कपड़े तब्दील कर लिए। कमर पर हाथ रखे रखे ही मैं बहुत मुश्किल से नाश्ते के लिए पहुंची तो भाभी गहरी नींद सो रही थी और मेरा नाश्ता तैयार नहीं था। मैंने जैसे तैसे खुद अपना नाश्ता भी तैयार किया और भाई का भी। मुझे याद आया
कि कल वाली कमीज तो भाभी धोने के लिए लेकर गई थी, तो फिर मुझे दफ्तर जाने के लिए दूसरे कपड़े चाहिए थे। कपड़े इस्त्री भी नहीं थे। मैं उसी परेशानी के आलम में अपने कपड़े निकालने के लिए स्टोर रूम में गई, क्योंकि अलमारियां सब स्टोर रूम में रखी थी। तो ये देखकर हैरान रह गई कि रात जो कमीज मैंने उतारी थी वो स्टोर रूम में नीचे जमीन पर पड़ी थी। मैंने उसे उठाकर देखा तो वो धली हुई भी नहीं थी। ये देखकर मैं हैरान रह गई कि भाभी ने तो मुझसे धोने के लिए कमीज ली थी, फिर धोई भी नहीं और स्टोर रूम में ऐसे ही फेंक दी। मेरी नई कमीज मुट्ठी में रल रही थी। मैंने उसे उठाकर एक साइड पर रखा और फिर दूसरे कपड़े निकाल लिए, जैसे तेसे इस्त्री की, और दफ्तर के लिए चली गई। जब मैं वापस आई तो मेरी कमीज धलकर सूख रही थी। भाभी ने मेरी तरफ देखा तो शर्मिंदगी से कहने लगी, रात मुझे ख्याल ही नहीं रहा, कामों में लगकर मैं ऐसे ही थक कर सो गई, लेकिन अब मैंने तुम्हारी कमीज धो दी है। मैंने कहा, कोई बात नहीं भाभी, अब को भी तो सारा दिन सिलाई का काम होता है। वो कहने लगी, हाँ ऐद करीब है, सिलाई का बहुत ज्यादा काम बढ़ गया है। फिर उन्होंने वापस से सिलाई मशीन घसेट ली और कामों में मसरूफ हो गई। भाई तो भाभी तब भी सिलाई मशीन पर ही बैठी हुई थी, लेकिन रात के वक्त वो फारिग हुई तो सीधे मेरे पास आ गई, अपनी कमीज लेकर आई थी। वो धोकर सिखा चुकी थी। कहने लगी, यही पहनकर सो जाओ, कल रात भी तुम्हें ये पहनकर अच्छी नींद आई थी। मैंने भाभी से कहा, हाँ ये बात तो है, वाकई में बहुत गहरी नहीं सोई थी। वो मुस्कुराकर कहने लगी, हाँ मैं एक दफ़ा तुम्हारे कमरे में आई थी तो मैंने तुम्हें गहरी नींद सोता देखा था। फिर मैं एक दफ़ा तुम्हारे कमरे में आई थी तो मैंने तुम्हें गहरी नींद सोता देखा था। भाभी की कमीज ली और उसे पहनकर दोबारा से सो गई। ये सिलसिला उसी तरह चलने लगा, लेकिन हर गुजरते दिन के साथ मेरी कमर का दर्द बढ़ता ही जा रहा था। पैरों में अजीब सी तकलीफ थी और कभी कभी तो सर फटने लगता और दिल चाहता कि दफ्तर से छुट्टी कर लूं, लेकिन वहां भी काम ज्यादा था। जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी घस रही थी। फिर एक रात में सोने के लिए लेटी तो मुझे दर्द से नींद ही नहीं आई। रोजाना मैं भाभी की दी हुई कमर दर्द की गोली लेकर सूती थी, लेकिन इस रात मैंने गुस्से में वो गोली भी नहीं खाई, क्योंकि इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। बस मैं ऐसे ही कुछ पकी नींद सो रही थी कि आधी रात को मेरी ऊँख खुली और ये देखकर मेरी जान निकल गई कि कमरे में मेरे भाई मौजूद थे और वो मेरी टांगों के पास बैठे अपने हाथों से। मैं घबराकर उठकर बैठ गई और पूछा, भाई ये सब क्या है, अब क्या कर रहे हैं? मुझे जागता देखकर मेरे भाई के होश ठिकाने आ गए। वो जल्दी से खड़े हुए और कहने लगे, मैं तो कुछ भी नहीं कर रहा। मैंने भाई से कहा, मुझे सच सच बताएं ये सब क्या है? और फिर भाई ने तंग होकर एक ऐसी बात मुझे बताई जिसे सुनकर मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा भाई और भाभी मिलकर मेरे साथ ऐसा घिनौना काम करेंगे। मेरा तो रिश्तों पर से एतबार ही उठ गया था। मैं बेयकीनी से अपने भाई को देख रही थी, जिस पर मुझे खुद से ज्यादा भरोसा था, जिसने माँ बाप के मरने के बाद मेरे सिर पर एक बाप की तरह हाथ रखा था। क्या वो बीवी होने के बाद मेरे साथ ऐसी घटिया हरकत कर सकता था? मैं ज़ारो कितार रोने लगी थी। मेरी आवाज पर शमाइला भी दौड़ती भागती कमरे में चली आई थी और मुझे जागता देखकर उसके भी होश उड़ गए थे। वो कहने लगी, मोमना तुम सोई नहीं हो क्या? तुमने रात कमर दर्द की दवा नहीं खाई थी? मैंने गुस्से में शमाइला की तरफ देखा और कहा कि तुम दोस्त नहीं हो, डायन हो, जिसने मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे भाई को मेरे खिलाफ खड़ा कर दिया। तुम्हारी वजह से मेरे सारे रिश्ते खत्म हो गए। उस दुनिया में एक भाई के सिवा मेरा था ही कौन, और तुमने उसको मेरे खिलाफ करके मुझे ही बर्बाद कर दिया। शमाइला के चेहरे का रंग बदल गया। वो गुस्से में कहने लगी, मैंने कुछ नहीं किया। हर कोई अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है। मैं भी कब तक उस गरीबी में हर कोई अपनी जिंदगी आगे बढ़ाना चाहता है। मैं भी कब तक उस गरीबी में गुजारा करूंगी। मैंने जो कुछ किया वो आगे बढ़ने के लिए किया। शमाइला की बात सुनकर मुझे उससे घुन महसूस हो रही थी। वो इंतहाई मुकार और खुद गरज लड़की थी और मैं कई सालों की दोस्ती के बावजूद भी उसका असल चेहरा नहीं देख सकी थी। मैंने एक जोरदार लात अपने पैरों के दरमियान रखे दियों पर मारी जो मेरे भाई ने रखे थे, और शमाइला से नफरत से कहा कि तुम्हें जो चाहिए ऐसे ही ले लो, लेकिन मेरी जिंदगी से निकल जाओ। मैंने एक नज़र अपने भाई की तरफ डाली और कहा कि अब मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? आपने तो कहा था कि अब शादी के बाद भी नहीं बदलेंगे, फिर कैसे अपनी बीवी के बहकावे में आकर अब मुझ पर ही जादू करना शुरू हो गए? मेरे भाई की आंखों में उनसों अगे वो कहने लगे कि तुम्हारी भाभी ने मेरा दिमाग खराब कर दिया था। रोज रोज झगड़ने लगी थी। उसे ज्यादा पैसों की लालच थी, बड़े घर में शिफ्ट होना था, और फिर वो उम्मीद से हुई तो इस बात को लेकर मुझे ब्लैकमेल करने लगी कि वो अपने बच्चों का बेहतर मुस्तकबल चाहती है। मैं जितना कमाता था सब उस पर खर्च कर रहा था, लेकिन उसके बावजूद वो दिन रात सिलाई मशीन पर बैठी रहती, ये कहकर कि उसे मजीद पैसे चाहिए।
ताकि अपने बच्चों के मुस्तकबल के लिए जमा कर सके। और फिर एक दिन ना जाने कैसे उसे पता चल गया कि ये घर तुम्हारे नाम है। वो मेरे पीछे पड़ गई कि मैं ये घर उसके नाम ट्रांसफर कर दूं। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था और न ही मुझ में इतनी हिम्मत थी कि मैं तुमसे ऐसी बात कर सकता। लेकिन फिर उसने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने उसकी बात ना मानी तो वो ही अपनी और मेरे बच्चे की जान ले लेगी। और वो कहने लगी कि घर के कागजात पर तुम खुद ब खुद दस्तखत कर दोगी। अगर हम ये एक छोटा सा अमल कर लें, मैं अपने बच्चे की खातिर उसकी बात मानने पर मजबूर हो गया और इसीलिए मैंने ये काला अमल शुरू कर दिया। उस काले अमल से तुम खुद ही कुछ ही दिनों में ये घर शमाइला के नाम पर ट्रांसफर कर देते। भाई की बातें सुनकर मैं हक्का बेकार रह गई थी। भाई रोज रात को मेरे पैरों में दिए जला रहे थे और मेरी भाभी मेरी उतरी हुई कमीज पर कोई काला इल्म कर रही थी। इसीलिए मेरी तबीयत इतनी ज्यादा खराब रहने लगी थी और मेरे दिल में हर वक्त यही बात आती थी कि शायद मैं किसी भी वक्त मर जाऊंगी, क्योंकि दर्द की शिद्दत इतनी ज्यादा होती कि मुझे मौत नजर उन्हें लगती। मैं घर के कागजात अगर दस्तखत करके भाभी के नाम न भी करती तो शायद मौत की नींद सो जाती और ये घर खुद ब खुद मेरे भाई भाभी का हो जाता। लेकिन अगर भाई या भाभी अपने मन से मुझसे ये घर मांगते तो भी मैं इनकार ना करती। मेरा सब कुछ तो मेरे भाई और भाभी के लिए ही था। मैं तो बस मोहब्बत की भौंकी थी, क्योंकि बहुत पहले मैंने अपने रिश्तों को खो दिया था। मगर मेरे भाई ने अपनी होने वाली औलाद की जिंदगी के खातिर मेरे साथ ही ये खेल खेला। इस बात का मुझे बहुत अफसोस था। मैंने भाई से कहा कि अब कागजात बनवा लें, मैं खुद दस्तखत कर दूंगी। भाई बहुत शर्मिंदा थे, मुझसे माफ़ी मांग रहे थे। वो कह रहे थे कि मुझे माफ़ कर दो, मैं अपनी लालची बीवी की बातों में अगिया अपने बच्चे की खातिर ये हरकत कर बैठा। मगर मुझे किसी से कोई गुला शकवा नहीं रहा था। जब इंसान का दिल टूट जाए तो फिर शकवे शिकायतें करने का भी दिल नहीं रहता। इसीलिए मैंने खुद ही सारे कागजात तैयार करवाए और ये घर भाई के नाम पर ट्रांसफ़र कर दिया। शमाइला से बातचीत मैंने मुकम्मल तौर पर बंद कर दी थी। वो तो मेरी उतरी हुई कमीज़ों पर जादू करने वाली औरत थी। मैं उससे मोहब्बत की कैसे उम्मीद रख सकती थी। मैं जिस लड़के से मोहब्बत करती थी, मैंने उससे कहा कि वो मुझसे शादी कर ले। वो फौरा राज़ी हो गया और फिर उसने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। भाई मेरी शादी धूमधाम से करना चाहते थे, लेकिन अब मुझे अपने भाई भाभी से एक चीज़ की भी तमन्ना नहीं थी। अगर हालात आम होते तो शायद मैं भी दूसरी लड़कियों की तरह बड़े अरमान और ख्वाहिशात के साथ अपने घर से धूमधाम से रुखसत होती। लेकिन अब सब कुछ बदल गया था, उसलिए मैं खामोशी हो गई थी से अपने शवाहर के साथ ये घर छोड़ गई। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मेरे भाई का फ़ोन या वो बहुत ज़ारो कितार रो रहे थे और फिर उन्होंने मुझे बताया कि उनका बच्चा ज़ाये हो गया है। वो बच्चा जिसके हमल की खबर भी मेरी भाभी ने मुझसे छुपाई थी। उसके ज़ाये होने की खबर भाई ने रो रो कर मुझे सुनाई थी। अपने भाई के उनसों पर मेरा दिल पसीज गया। मैं सब कुछ भला कर अस्पताल पहुंची तो शमाइला की हालत बहुत खराब थी। भाई रोते हुए कहने लगे कि जो लोग काला जादू करते हैं उनकी औलाद जिंदा नहीं रहती। ये बात मुझे बिल्कुल मालूम नहीं थी, लेकिन कुछ ही दिनों पहले एक बयान में मैंने ये बात सुनी थी कि काला इल्म करने वालों के बच्चे मर जाते हैं। इस दिन से ही मेरे दिल में ये डर बैठ गया था और आज देखो मेरा बच्चा इस दुनिया से चला गया है और अब शमाइला कभी होगी भी माँ नहीं बन सकती। मैं भाई को दिलासा देकर शमाइला के पास पहुंची तो उसने अपना मन्ना फेर लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो रोते हुए कहने लगी, मैं इस काबिल नहीं हूँ कि तुम मेरे पास ओ, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए, तुम्हें मारना चाहा, तुम्हारा घर अपने नाम करवाने के लिए तुम पर जादू करवाया और देखो आज मेरी वो औलाद ही नहीं रही कि जिसका मुझे बेहतर मुस्तकबल चाहिए था और न ही अब मैं कभी माँ बन सकती हूँ। शमाइला के आंसू मुझे तकलीफ दे रहे थे। मैंने आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लिया और कहा कि शायद खुदा को यही मंजूर था। मैंने उसे दिल से माफ़ कर दिया था और अपने भाई को भी। आज मेरा भाई और मेरी भाभी इसी घर में एक खामोश जिंदगी गुजार रहे हैं। मेरी भाभी बिल्कुल गमसम सी हो गई है। मैं जब भी जाती हूँ वो मुझसे माफ़ी मांगती है, जबकि मैं उसे माफ़ कर चुकी हूँ। मैं बस सबसे यही कहना चाहती हूँ कि इंसान को कभी भी पैसे के पीछे इतना पागल नहीं होना चाहिए कि वो जिंदगी में हासिल रिश्तों को कुर्बान कर दे, जैसे शमाइला ने किया था। अगर वो घर अपने नाम न करवाना चाहती तो भी वो घर उसी का था। मैं कभी वो घर अपने भाई से न लेती, न मुझे किसी चीज़ की लालच थी। मैं तो बस रिश्तों की भूखी थी और शमाइला ने उन्हें रिश्तों को कुर्बान करके अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर ली थी।